हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का कौशल नरवाल क्लासेज में। मैं कन्हैया लाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ एनसीईआरटी समरी लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने क्लास 6 की टेक्स्ट बुक हनी शकल के जो स्टार्टिंग चैप्टर्स और पोम्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं और जो रिमेनिंग पोम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के इस वीडियो में जो हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है वो है हु आई एम। इसमें सबसे पहले आपको मेन कैरेक्टर्स बता देता हूँ। एक तो राधा है, उसको ट्रीज पे चढ़ने का बहुत शौक है। एक नासिर है जो कि सीड कलेक्टर बनना चाहता है अपने दादाजी की तरह। एक रोहित है जो सारी दुनिया घूमना चाहता है। एक सरबजीत है, वो बहुत ही गुस्से वाला बच्चा है, मतलब उसको बहुत बड़ा गुस्सा आता है। ये सारे के सारे बच्चे हैं, ठीक है ना। और डोलमा जो बड़ी होके प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है। और ये पीटर जिसको मूवी देखना, सिनेमा देखना बहुत पसंद है। इसकी अगर इस चैप्टर के अगर थीम की बात की जाए तो एक तो पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। और यहाँ पर आइडिया ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मतलब एक तरह की इंटेलिजेंस नहीं होती, बहुत सारी टाइप की अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है। कौन कौन सी इंटेलिजेंट होती है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आती है विजुअल इंटेलिजेंस। विजुअल इंटेलिजेंस मींस पेंटिंग, सिनेमा, थिएटर आर्ट्स वगैरह। ये वो लोग जो अपने आइडिया को इमेज के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, उनको उनके अंदर विजुअल इंटेलिजेंस पाई जाती है। और सेकंड आती है वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस मींस स्पीकिंग से रिलेटेड इंटेलिजेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि जिनको लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज हो उनके अंदर वर्बल इंटेलिजेंस होती है। और नेक्स्ट आती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आती है रिलेशनशिप अमंग पीपल, दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। और इसमें वो लोग होते हैं जो काफी कोऑपरेटिव होते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को अच्छे से समझ लेते हैं। चलो, इसके जो कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। राधा है, मैंने आपको बताया था कि इसका जो शौक है, इसकी जो फेवरेट चीज है वो है ट्रीज पे चढ़ना। आप तो समझ सकते हो कि ये बड़ी होके माउंटेनियर बनना चाहती है। और इसके घर के बाहर में एक मैंगो ट्री है, वो उस पे चढ़ना बहुत पसंद करती है। और लेकिन उसकी जो मदर है वो सोचती है कि गर्ल्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, गर्ल्स को घर में ही रहना चाहिए, ये बॉयज के काम वगैरह है, राधा को ऐसा नहीं करना चाहिए। राधा को ये बात काफी बुरी लगती है। और राधा जब भी मतलब किसी हाइट पे जाती है, ऊंचाई पे जाती है, मान लो किसी पेड़ पे चढ़ गई या किसी हिल पे चढ़ गई, तब उसको ऐसा फील होता है कि वो इस वर्ल्ड को रूल कर सकती है। और जो नासिर जो है वो सीड कलेक्टर बनना चाहता है अपने ग्रैंडफादर की तरह, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर भी यही काम करते थे और वो चाहता है कि मैं भी यही काम करूंगा। जो रोहित है वो ट्रैवल करना चाहता है बहुत, मतलब सारी दुनिया घूमना चाहता है। न्यूजीलैंड के माउंटेन्स, अमेजन रिवर, लक्षद्वीप, कोणार्क टेम्पल उड़ीसा वाला, और चाइना, इजिप्ट के पिरामिड वगैरह, ये सारी चीजें वो देखना चाहता है। मतलब एक ट्रैवलर बनना चाहता है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है सर्बजीत। जो सर्बजीत है उसको वैसा बहुत गुस्सा आता है। और गुस्सा कब आता है? जब कोई उसकी बात नहीं मानता है, मतलब वो उसको लगता है कि मैं तो सच बोल रहा हूँ और सामने वाला मेरे पे यकीन नहीं कर रहा है। एक दिन उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, तो उसकी मतलब टीचर से उसको डांट पड़ी, मार पड़ी। तो एक्चुअली टीचर ने उसकी बात नहीं सुनी। बात ये थी कि उसका रवि नाम का एक फ्रेंड था, उसने उसकी बुक्स जो थी वो लेके गया था और उसने वापस नहीं लौटाई, इसलिए वो होमवर्क नहीं कर पाया। फिर भी टीचर ने इसको मार दिया तो उसको बड़ा गुस्सा आया। और वैसे ही उसका छोटा भाई उसके साथ जब लड़ाई करता है तो इसके जो फादर है वो इसको डांटते हैं, जबकि गलती छोटे भाई की हो रही होती है। तो जब भी इसको गुस्सा आता है ये क्या करता है, नीचे देख लेता है और 10 तक काउंट करता है। और ये डोलमा, इसके एम्बिशंस बहुत हाई है। ये पीएम बनना चाहती है अपने इंडिया की। और ये पीएम बन के अच्छे हॉस्पिटल्स, रोड, स्कूल्स वगैरह बनाएगी। और ये चाहती है कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छे वाले साइंटिस्ट होने चाहिए जो कोई भी डिजीज जैसे कोविड वगैरह ऐसी कोई डिजीज आए तो उसको क्योर कर सके।
और वो उनको मतलब साइंटिस्ट को मार्स पे भेजेगी और मार्स पे मतलब यूं पता करेगी कि वहां पर लाइफ वगैरह है या नहीं। लास्ट कैरेक्टर है पीटर। पीटर का फेवरेट है सेकंड संडे। सेकंड संडे इसलिए फेवरेट है क्योंकि इस दिन उसकी पूरी फैमिली जाती है मूवी देखने के लिए। और उसके फैमिली में कौन कौन ये देख लीजिए, एक तो ग्रैंड मदर है, मदर है, उसके फादर है और उसके दो ब्रदर्स है और वो खुद है। और वो ये लोग बस के थ्रू जाते हैं, पीनट्स खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, मीन्स एकदम फुल एंजॉय करते हैं जब मूवी देखने जाते हैं। तो पीटर बहुत खुद को बहुत लकी मानता है कि वो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ। अब ये काफी इंटेलिजेंट काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, ये जो कॉन्सेप्ट दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने, तो इसमें देख लीजिए विजुअल इंटेलिजेंस किन किन लोगों में होती है। जिनके अंदर विजुअल इंटेलिजेंस होते हैं वो बनते हैं स्कल्प्टर। स्कल्प्टर मीन्स जो मूर्तिकार होते हैं, जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, स्टेचू वगैरह बनाते हैं। आर्टिस्ट, डिजाइनर, आर्किटेक्ट, मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह ये सारे मतलब वो बनते हैं जिनके अंदर विजुअल इंटेलिजेंस होती है। जिनके अंदर वर्बल इंटेलिजेंस मतलब स्पीकिंग स्पीकिंग इंटेलिजेंस होती है, वो पोइट बनते हैं, राइटर बनते हैं, टीचर बनते हैं, लॉयर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट वगैरह ये सब बनते हैं जिनके अंदर लैंग्वेज की अच्छी पकड़ होती है। और अगर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिनके अंदर होती है वो साइंटिस्ट बनते हैं, मैथमेटिशियन बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बनते हैं। और जिनके अंदर बॉडीली इंटेलिजेंस अगर ठीक से देखा जाए तो फिजिकल इंटेलिजेंस होती है, वो डांसर, एथलीट, पीटी टीचर, एक्टर, क्राफ्ट पर्सन ये सारे काम वो करना पसंद करते हैं। और जिनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है वो म्यूजिशियन बन जाते हैं, डीजे सिंगर बन जाते हैं। और जिनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है मतलब जो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, जो दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, वो काउंसलर बन जाते हैं, सेल्स पर्सन बन जाते हैं, पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं और एलआईसी एजेंट्स वगैरह जो होते हैं ना ये सब वो काम कर लेते हैं। और जो एडवेंचरस टाइप के होते हैं वो बायोलॉजिस्ट या फिर नेचुरलिस्ट बन सकते हैं। और जो क्रिएटिव होते हैं वो आर्टिस्ट या फिर फिल्म मेकर बन जाते हैं। और जो इंक्वीरियर होते हैं, बहुत ही मतलब जिज्ञासु टाइप के होते हैं, वो टेक्नोलॉजिस्ट या फिर इंजीनियर बन जाते हैं। और जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है वो लॉयर बन जाते हैं या फिर जर्नलिस्ट बन जाते हैं। और जो आइडियलिस्ट होते हैं वो सोशल वर्कर या फिर एनजीओ वर्कर बन जाते हैं। और इस चैप्टर में अगर ग्लॉसरी की बात की जाए तो कुछ खास डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है। आप प्रिजर्व का मीनिंग आपको पता है, स्टोर करना होता है। कोरल, कोरल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो ये जो समुद्र के नीचे सी के अंदर जो पाई जाती है ये कोरल। और ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स अ पॉजिटिव बिलीफ। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ। ये एक पोम है जिसका टाइटल है द वंडरफुल वर्ड्स, और इसके जो राइटर है वो है मैरी ओ नील। इसकी थीम है इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देख लीजिए। वर्ड्स का काम क्या है, हमारे दिमाग के अंदर जो थॉट्स होती है, माइंड के अंदर जो थॉट्स होती है उनको बाहर निकालना। थॉट्स को माइंड से फ्री करने का एक ही जरिया और वो है वर्ड्स। तो इंग्लिश एक बहुत ही वंडरफुल गेम है, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो थॉट्स जो होती हैं वो माइंड के अंदर बहुत ही अच्छे से ग्रूम्ड हो रखी होती है। अगर हमारे पास परफेक्ट वर्ड्स हैं तो हम हमारे माइंड के थॉट्स को बहुत अच्छी तरीके से उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें आज तक मतलब कही नहीं गई हैं, आज तक अभी तक निकली ही नहीं है लोगों के दिमाग से। जैसे हम समझते हैं ना कि रोज नए नए गाने आते हैं, तो मतलब वर्ड्स को कैसे अरेंज करके नए नए गाने बना दिए जाते हैं। और हर गाना दूसरे गाने से मतलब बहुत सारे गाने पहले वाले गानों से ज्यादा मतलब हिट होते हैं या फिर ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी तक जो बेस्ट वर्ड्स हैं वो अभी तक आए नहीं हैं, अभी आने बाकी है। और वर्ड्स जो है ये एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स। और ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम प्रिजन। तो थॉट जो होती है वो माइंड में रहती है, प्रिजन में रहती है।
उसको हम वर्ड्स के थ्रू ही फ्री कर सकते हैं, आजाद कर सकते हैं। तो इसकी जो ग्लॉसरी है उसमें देख लीजिए, एक वर्ड है श्राइवल, मीन्स टू बी स्मॉलर ड्यू टू ड्राई। और फेड, ये फीड का आप सेकंड फॉर्म मान सकते हैं, टू गिव फूड। और लॉन्गिंग टू मीन्स वेटिंग टू। चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है फेयर प्ले। ये इस बुक में मेरा फेवरेट चैप्टर है। बहुत ही शानदार स्टोरी है, और शानदार इसलिए है क्योंकि इसके राइटर श्री प्रेमचंद जी अपने आप में बहुत महान है। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो है जुम्मन शेख, एक अलगू चौधरी, और एक ओल्ड आंट है इसकी, जुम्मन की आंट, जुम्मन की चाची। और एक समझू साहू, जो कि एक कार्ट ड्राइवर है, मीन्स जो बैलगाड़ी वगैरह चलाते हैं ना, कार्ट ड्राइवर वो है। और इसके जो थीम्स है वो देख लीजिए, एक तो रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप एंड एनमिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट थीम इस चैप्टर की है जस्टिस। तो ये जो स्टोरी है मैं आपको एक बार ब्रीफली समझा देता हूँ। जुम्मन और अलगू नाम के दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, बहुत ही अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और उनकी विलेज में काफी अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी है। तो जुम्मन की एक बुढ़ी चाची थी, उसके कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, तो उसने क्या किया कि अपनी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन को दे दी। जुम्मन को दे के शर्त रखी कि जुम्मन उसकी अच्छे से देखभाल करेगा, उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। जुम्मन एग्री हो गया, और इस शर्त पर उसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर। कुछ टाइम बाद जुम्मन की शादी होती है, और जुम्मन जो है अपनी चाची के लिए मतलब वो इंडिफरेंट हो जाता है, उसकी केयर वगैरह करना बंद कर देता है। तो चाची बोलती है, बेटा देखो, अब मैं तुम्हारे साथ तो रह नहीं सकती, तेरी बीवी रोज झगड़े करती है, तो मैं अलग रह लूंगी। तुम ऐसा करो, मुझे मतलब महीने के, मतलब मंथली अलाउंस, मतलब महीने के कुछ पैसे दे देना, जिससे मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन उसकी बीवी की वजह से वो महीने का मतलब पैसा देने से भी मना कर देता है। तो उस बुढ़ी आंटी ने क्या किया, ये केस लेके गई पंचायत में। पंचायत जो है वो बनियन ट्री के नीचे हुई। और पंचायत में क्या होता है कि जो लोग जो भी शिकायत लेके जाता है, और जो भी जो मुजरिम या फिर जो विक्टिम जो भी होता है ना, उनको मतलब ये अधिकार होता है कि वो अपना पंच खुद चुने। तो उस आंटी ने अपना पंच बनाया अलगू को। अलगू वही जो उसका जुम्मन का फ्रेंड है। और तो जुम्मन को, अलगू को जब उसने फ्रेंड बनाया, तो जुम्मन बड़ा खुश हो गया कि अलगू तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरे फेवर में डिसीजन देगा। लेकिन वहां पर एक, उस विलेज में बहुत ही एक शानदार चीज चलती थी। द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। मीन्स जो पंच की जो वॉइस है, पंच मीन्स जो मुखिया, जो लोग फैसला देते हैं पंचायत में, वो लोग, जो पंच की जो वॉइस है वो गॉड की वॉइस है। वो लोग ऐसा मानते थे कि पंच कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो आंटी ने अलगू पे ट्रस्ट किया कि हाँ भाई, ये अलगू जो है ये पंच बनेगा, तो ये कोई बायस डिसीजन नहीं देगा, ये जो क्लियर डिसीजन होगा वही देगा। और उसको पता था कि जो पंच होते हैं उनके हार्ट में गॉड रहते हैं, और वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। अलगू ने सारी बात सुनकर जजमेंट दिया कि जुम्मन को, आंटी को अलाउंस देना चाहिए, मंथली अलाउंस देना चाहिए। जुम्मन को बड़ा गुस्सा आ गया, और वो अलगू का दुश्मन बन गया। एक बात, थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि अलगू को कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है, तो उसके बाद उसके पास दो बैल थे अच्छे वाले। एक बैल तो मर गया, दूसरा बैल उसने एक समझू साहू नाम का एक कार ड्राइवर था, उसको बेच दिया। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उस समझू साहू को बेचने के बाद वो बैल समझू साहू के पास, वो बैल वहीं पर उसके पास ही मर जाता है। तो समझू साहू बोलता, अब उसको पैसे देने से मना करता, भाई तुमने जो बैल दिया था वो तो मर गया, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो अलगू को बुरा लगा बहुत, और वो क्या, उसने फिर से पंचायत बुलाई। पंचायत में इस बार समझू साहू को मौका मिला पंच बनाने का, और उसने पंच बनाया जुम्मन को। तो जैसे ही जब जुम्मन पंच बना, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ। वो अपनी दुश्मनी भूल गया। जैसे ही वो पंच बनाया, उसने अपने आप, मतलब अपने आप को फील किया कि मैं पंच हूँ, और पंच के दिल में गॉड रहते हैं, पंच के हार्ट में गॉड रहते हैं, पंच कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। उसने अलगू के साथ अपनी दुश्मनी को साइड में रखा, और जो जजमेंट है वो अलगू के पक्ष में दिया। अ पंच हैज नो फ्रेंड नोर एनिमी। पंच का कोई दोस्त नहीं होता, ना ही कोई दुश्मन होता है।
और दुश्मनी हो चाहे दोस्ती हो, वो जस्टिस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए, किसी को भी वो गुमराह नहीं कर सकती। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके बारे में देख लीजिए एक बार। एक तो एनमिटी मीन्स रिवाइलरी, और बिकम इनडिफरेंट मीन्स लॉस्ट इंटरेस्ट, जो जुम्मन जो था वो आंटी के लिए इनडिफरेंट हो गया था। swallowed insult मीन्स tolerated insult। मेक इट अप, स्टॉप क्वारलिंग मीन्स कोई भी जो बात झगड़ा वगैरह होता है उसको सुलझा लेना। मम मीन्स कीपिंग क्वाइट या फिर क्वाइट साइलेंट, जो भी। और अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है अ गेम ऑफ चांस। बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है रशीद, ठीक है। और एक है भैया, भैया करके जो है वो रशीद के यहाँ काम करते हैं। और एक रशीद के अंकल, और एक द लकी शॉप करके एक शॉप है, उसका ऑनर जो शॉपकीपर है। और एक ओल्ड मैन है, और एक बॉय है जो रशीद से थोड़ा सा उम्र में बड़ा है। इसकी अगर आप थीम की बात की जाए तो इंडियन फेस्टिवल्स है, रेशनल थिंकिंग और साइंटिफिक एटीट्यूड। इसकी जो स्टोरी है वो आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि रशीद के विलेज में ईद के ओकेजन पे एक मेला लगा था। बहुत दूर दूर से ट्रेड्समैन आए थे, और वो अपने साथ में छोटी पिन से लेकर, मतलब वहाँ उस मेले में आपको एक छोटी सी पिन से लेके बड़े बफेलो तक, मतलब कुछ भी आप खरीद सकते हो। बहुत सारी चीजें वहाँ पर अवेलेबल थी। बहुत बड़ा मेला था। तो रशीद वहाँ अपने भैया और अंकल के साथ उस मेले में गया। वहां जाकर रशीद के जो अंकल थे वो अपने किसी फ्रेंड से बतियाने लगे, और रशीद को बोला कि तुम भैया के साथ जाओ, मेला घूम के आ जाओ। और उनको उसने हिदायत दी थी कि तुम जब मेला देखने जाओ तो वहां से कुछ खरीदना मत, मैं आऊंगा तब हम खरीद लेंगे। ठीक है। तो रशीद और भैया घूमते घूमते लकी शॉप पे पहुंच गए। ठीक है। तो लकी शॉप का जो शॉपकीपर था वो ना तो ज्यादा बूढ़ा था ना ही ज्यादा यंग था, और ना ही स्मार्ट और ना ही लेजी दिख रहा था, और एक मिडिल एज मैन था। वहां पर क्या था, क्या सिस्टम था, ये थोड़ा अच्छे से देख लेना कि 1 to 10 नंबर्स लिखी हुई डिस्क पड़ी थी। आपको 50 पैसे देने हैं, आपको 6 डिस्क मिलेगी। ठीक है। वो जो 6 डिस्क आपको मिलेगी, उन 6 डिस्क का मतलब जो नंबर होगा उसको आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद में जो नंबर आएगा, मान लो आपने ऐड किया और आपका नंबर आ गया 18, तो दुकान में जिस ऑब्जेक्ट पे 18 लिखा हुआ होगा वो ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा। वहां पर ये सिस्टम चल रहा था। तो अब क्या होता है कि एक ओल्ड मैन आया, और उसने 50 पैसे देकर 6 डिस्क खरीदी, मतलब मिली उसको। तो 6 डिस्क का उसने जब टोटल किया, उस पे जो नंबर लिखे हुए थे उनका टोटल आया 15। 15 आया तो उसने कहा मेरा टोटल आया 15। तो 15 नंबर जिस पे लिखा हुआ था वो एक ब्यूटीफुल क्लॉक। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा मुझे ब्यूटीफुल क्लॉक नहीं चाहिए, मुझे मेरे कोई काम की नहीं। तो उस दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं, तुम ये क्लॉक मुझे दे दो, और ये 15 रुपीज की है, मैं तुमको 15 रुपीज दे देता हूँ। उसने 50 पैसे लगाए, और उसकी किस्मत देखो, उसको वापस 15 रुपीज मिले। तो एक बॉय आया, उसने सबसे पहले 50 पैसे लगाए, तो उसके एक 25 पैसे का कॉम। सेकंड टाइम उसने फिर से 50 पैसे लगाए, उसके 3 रुपीज की एक फाउंटेन पेन मिली। और थर्ड टाइम जब उसने 50 पैसे फिर से लगाए, तो उसको 25 रुपीज की एक रिस्ट वॉच मिली। और फोर्थ टाइम जब उसने 50 पैसे और लगाए, तो उसको 40 रुपीज का एक टेबल लैंप मिला। रशीद ने ये सारी चीज देखी, अरे वाह क्या गजब की चीज है ये तो, मतलब चलो मैं भी अपनी किस्मत ट्राई करता हूँ। तो रशीद गया। रशीद ने जब फर्स्ट टाइम 50 पैसे दे के जब वो डिस्क वगैरह खरीदी, तो उसका जो भी टोटल आया उससे उसको 2 पेंसिल मिली जिनकी वर्थ थी ओनली 25 पैसे। सेकेंड टाइम में उसको एक इंक की बॉटल मिली जिसकी भी वर्थ थी ओनली 25 पैसे। मीन्स वो 50 पैसे लगाया जा रहा था और उसको मिल कुछ नहीं रहा। एवरी टाइम रशीद गॉट अ ट्राइफल मीन्स एक लो वैल्यू का आइटम, मतलब उसको जितने पैसे लगा था उससे लो वैल्यू का ही आइटम मिल रहा था।
आखिर उसने हार मान ली, काफी मतलब उसने बहुत सारे पैसे लौटाए वहां पर कि किस्मत खुल जाएगी, किस्मत खुल जाएगी, लेकिन उसकी किस्मत नहीं खुली। लास्ट में अंकल आए और भैया ने अंकल को सारी बात बताई। फिर अंकल थोड़े अम्ब्रेला, बिस्किट, स्वीट्स वगैरह ये सारी चीजें लेके आए और रसीद के लिए कुछ गिफ्ट लेके आए कि उदास मत हो। आखिर में अंकल ने समझाया कि उस शॉपकीपर ने तुमको मूर्ख बनाया। कैसे? कि वो जो एक बूढ़ा आदमी और वो जो बॉय जो था, जो पहले रसीद से पहले कुछ चीज खरीद के गए थे, वो शॉपकीपर के ही आदमी थे। और इस तरीके से उन लोगों ने मिलकर रशीद को मूर्ख बना लिया और एक तरीके से देखा जाए तो रशीद को लूट लिया। और फाइनली जो रशीद, जो शॉपकीपर जो था, वो एक कॉनमैन बन के हमारे सामने आया। मीन्स एक बहुत ही यूं कंजूस टाइप का, या फिर चतुर चालाक आदमी। जो इसमें जो ग्लॉसरी है, कुछ खास वर्ड्स नहीं है, एक देख लीजिए। ट्रेड्समैन मीन शॉपकीपर्स, ट्राइफल मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ लो वैल्यू, मतलब बहुत ही कम वैल्यू का, बहुत ही कम कीमत का ऑब्जेक्ट कोई भी। हाँ, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है वोकेशन। ये एक पोम है और इसके राइटर है रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें जो थीम्स हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी जॉब या फिर वर्क। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो देख लीजिए। एक तो पोइट खुद है, जो कि एक स्कूल बॉय के रूप में यहाँ पर हमारे सामने आएंगे। और हॉकर, जो बैंगल्स बेच रहा है। गार्डनर है, जो ग्राउंड को डिग कर रहा है। और एक वॉचमैन है, वो अपने हाथ में लालटेन लिए हुए स्ट्रीट्स में चल रहा है। और मैं ये यहाँ पर मदर का भी रेफरेंस दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जब पॉइंट जो है वो स्कूल जाता है, स्कूल कब जाता है? जब बैल में वो जो घंटी बजती है, 10 बार जब वो घंटी बजती है, तब वो अपने स्कूल जाता है। गोंग, गोंग मीन्स बैल। और मॉर्निंग में जब वो स्कूल जाता था, वो हॉकर से मिलता है, वो बैंगल्स बेच रहा होता है और वो विश करता है कि मैं भी एक हॉकर बन जाऊं। और आफ्टरनून में वो एक गार्डनर से मिलता है, जो अपने स्पेड से, मीन्स वो फावड़ा वगैरह होता है ना, फावड़े से वो ग्राउंड को डिग कर रहा होता है। और वो पॉइंट विश करता है कि मैं भी एक क्या बन जाऊं, गार्डनर बन जाऊं। इवनिंग टाइम में वो एक वॉचमैन को देखता है, और वॉचमैन जो है वो स्ट्रीट्स में वॉक कर रहा होता है अपनी लालटेन लिए हुए। और पॉइंट फिर से विश करता है कि काश मैं भी एक वॉचमैन होता। ये स्कूल वगैरह के लफड़े में कहाँ फंस गया, अगर वॉचमैन होता तो आराम से जहाँ मर्जी होती उस गली में जाता, घूमता करता आराम से। और यहाँ पर ये पॉइंट दिखा रहा है कि सारी की सारी जो जॉब्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर जॉब इम्पोर्टेंट होती है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है। एक तो गोंग, गोंग आपको पहले बता दिया है, मतलब बेल। और चेजिंग मीन्स फॉलोइंग। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है डेजर्ट एनिमल्स। तो इसकी जो थीम है वो है लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल्स इन द डेजर्ट। डेजर्ट में एनिमल्स कैसे रहते हैं। तो इसमें जो मेन जो जिस्ट है वो देख लीजिए कि डेजर्ट जो है वो हमारी अर्थ पे ड्राइएस्ट प्लेस है। और एक ये जो गर्बिल्स करके जो है, वो हॉटेस्ट डे जो होते हैं ना, तब वो क्या करते हैं, अपनी जो केव टाइप जो उनकी जो बर्रो होती है उसके अंदर वो अंदर, काफी अंदर जाके आराम से रहते हैं। ये उनके अंदर एक एडेप्टेशन पाई जाती है। ये जो डार्कलिंग बीटल्स हैं, ये क्या करते हैं, मॉइस्चर में जो, हवा में जो मॉइस्चर होती है ना, उनमें वहां से मतलब ड्रॉप्स को अपने लेग्स के थ्रू कैच कर लेते हैं, जिससे अपने पानी की जो प्यास होते हैं उसको बुझाते हैं। और हम ये सोचते हैं कि सारे के सारे जो डेजर्ट्स होते हैं वो सैंडी होते हैं, उसमें मतलब सॉइल ही सॉइल होती है, सैंड ही सैंड होते हैं। लेकिन कुछ डेजर्ट्स रॉकी भी होते हैं। पेबली मीन्स स्टोनी, जहाँ पर कंकड़ पत्थर वगैरह ये सब होते हैं। तो यहाँ पर मेनली इस चैप्टर में तीन डेजर्ट एनिमल के बारे में दिखा रखा है। एक तो स्नेक, एक मंगूस और एक कैमल के बारे में। तो सबसे पहले स्नेक के बारे में देख लेते हैं। इस दुनिया में लगभग 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स पाए जाते हैं।
छोटा स्नेक अगर आप देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर का, और बड़े से बड़ा स्नेक 11 मीटर का होता है। और मोस्टली स्नेक्स जो होते हैं वो एग्स देते हैं, लेकिन कुछ स्नेक जो होते हैं वो डायरेक्ट बेबी को भी बर्थ देते हैं। और इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका, evil looking snake whose rattle can be heard from 30 meter away. It can strike with a lightning speed. बहुत मतलब अमेरिका के डेजर्ट में ये एक स्नेक पाया जाता है, उसको रैटल स्नेक या फिर रैटलर भी बोला जाता है। और ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, मतलब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, कनाडा या फिर अर्जेंटीना के आसपास में एरिया में। और इसका जो फेवरेट फूड है वो आप देख सकते हैं, माइस, वॉल्स, रैट्स, चिपमंक्स, ये सारे उसके फेवरेट फूड्स हैं। और ये एनिमल्स को एक साथ में ही मतलब पूरा का पूरा निगल जाते हैं, चबाते नहीं है, सीधा ही निकल जाते हैं। और पाइथन पाइथन बोले तो जो अजगर जो होता है वो 1 साल तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। नेक्स्ट जो एनिमल इसके अंदर दे रखा है वो है मंगूस। जो बैंडेड मंगूस है वो बहुत ही अम्यूजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। और ये यूजुअली अफ्रीका में पाए जाते हैं, और ये ग्रुप में ट्रेवल करते हैं। किसके लिए? खाने के लिए, कि बीटल्स, ये बीटल्स खाते हैं, मिलीपेड्स खाते हैं, और जो छोटे मोटे अदर एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं। और इनके ऊपर यूजुअली हॉक, ईगल्स या फिर बड़े बड़े जो स्नेक वगैरह होते हैं ये इनके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, एक दो इनके अंदर एक दो गार्ड होते हैं जो देखते रहते हैं कि कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, और ये स्पेशल अलार्म क्लॉक से एक दूसरे को वार्निंग देते हैं। और आपको पता ही है, मंगूस और स्नेक की फाइट बहुत फेमस है, और यूजुअली इसके अंदर मंगूस ही विनर होता है। और जो सारी की सारी जो फीमेल मंगूस है ना, वो एक साथ बच्चे देती है, मतलब वो सारी की सारी एक साथ प्रेग्नेंट होती है और एक साथ बच्चे देती है। और जो इनकी जो डेन होती है, इनकी जो केव जो बनी हुई, छोटी सी जो गुफा बनी हुई होती है, वो ओल्ड टर्माइट से माउंट माउंट के अंदर, या फिर कोई भी मतलब जो होलो लोग, मतलब जो लकड़ी का जो कोई खोखला सा लट्ठा वगैरह रखा होता है ना, उसके अंदर ये अपनी केव को बनाते हैं। और मैंने अभी बताया था कि वन एक या दो मेल जो होते हैं वो बाहर रहते हैं, और मतलब बाहर रह के गार्ड करते हैं जब दूसरे लोग खाने के लिए बाहर जा रहे होते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं। और नेक्स्ट एनिमल है कैमल। कैमल आपको पता ही है, शिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है इसको। और ये भी ग्रुप में रहते हैं, 20 या 30 के ग्रुप में रहते हैं। और इनके ऊपर मतलब दो टाइप के कोट्स होते हैं, शैगी कोट्स होते हैं। ये एक तो शैगी कोट होता है जो इसको वार्म करता है, कब? जब बहुत ज्यादा ठंड होती है। और एक टाइडियर कोट होता है जो इसको कूल करता है, कब? जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और जो कैमल जो है वो एक टाइम में 30 गैलन वाटर, बोले तो 500 ग्लास वाटर पी जाता है, और वो भी सिर्फ 10 मिनट्स में। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये 10 मंथ्स तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हैं। दो टाइप्स के कैमल बताए गए हैं इस चैप्टर में। एक तो ड्रोमेडरी मींस जिनकी सिंगल हम्प होती है, मतलब एक ही हम्प होती है। और बैक्ट्रियन मींस जिनके दो हम्प होती है। ये देखिए, ये जो है ना, ये इसको हम्प बोलते हैं। ये इसके सिंगल हम्प है, और ये जो है इसके डबल हम्प। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। कैमल स्टोर्स देयर फूड इन द हम्प्स। कैमल, हम सोचते हैं ना, हमने बचपन से यही सीखा है कि कैमल अपने हम्प के अंदर वाटर स्टोर करता है, लेकिन वाटर नहीं, ये फूड स्टोर करता है। और कैमल वाटर जो है वो अपने स्टमक के अंदर स्टोर करके रखता है। और इसकी जो टंग होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि ये कांटे वगैरह होते हैं उनको भी खा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको। तो इसकी जो ग्लॉसरी है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लीजिए। एक तो स्कॉर्चिंग मींस वेरी हॉट, जैसे स्कॉर्चिंग सन। ड्यून्स, हीप ऑफ सैंड, मतलब रेत के टीले। पेबली मींस स्टोनी, कंकड़ पत्थर वाला। अम्यूजिंग मींस इंटरेस्टिंग या फिर एंजॉयबल। फोरेज, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको देख लीजिएगा। फोरेज मींस सर्च ऑफ फूड। डॉज, मूव क्विकली। और वोल्स, स्मॉल प्लांट ईटिंग rodents।
अब चलते हैं नेक्स्ट। एक पोम है जिसका टाइटल है व्हाट इफ, और इसके जो राइटर हैं वो है शेल सिल्वरस्टीन। तो इसमें देखो फियर और क्यूरियोसिटी के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है। तो पॉइंट जो है वो बहुत लंबे टाइम के लिए सोच रहा होता है। लास्ट नाइट उसके दिमाग में बहुत सारे व्हाट इफ्स आते हैं। व्हाट इफ्स बोले तो मतलब ऐसे ख्याल आते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। उसके दिमाग में ये कौन कौन से व्हाट इफ्स आते हैं ये देखो। वो सोचता है कि अगर मैं स्कूल में डम हो गया तो क्या होगा, अगर हमारा जो स्विमिंग पूल है वो बंद हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे किसी ने पीट दिया तो क्या होगा, अगर मेरे कप में किसी ने पॉइजन मिला दिया तो क्या होगा, अगर मैं एकदम से रोना स्टार्ट कर दूंगा तो, अगर मैं बीमार होके मर गया तो, और फ्लंक द टेस्ट, फ्लंक मीन्स फेल्ड, अगर मैं टेस्ट में फेल हो गया तो, अगर मेरी चेस्ट पे ग्रीन हेयर्स आ गए तो। मीन्स ये बहुत ही यूं अपनी वो मन ही मन बैठा बैठा सोचता रहता है। जैसे हम भी बच्चे थे तब सोचते रहते थे ऐसी ऐसी चीजें। तो ये भी मतलब अपनी ऐसी दिमाग में कुछ कुछ इसके मन में चीजें आ रही है वो सोचे जा रहा है। सोच रहा है कि अगर मुझे कोई पसंद नहीं करेगा तो क्या होगा, अगर मेरे ऊपर मतलब वो जो लाइटनिंग स्ट्राइक कर देगी तो क्या होगा, अगर मैं इतना ही रहा, मैं बड़ा हुआ ही नहीं, मैं टॉल हुआ ही नहीं तो क्या होगा, और वो सोच रहा है कि मेरा जो सिर है वो धीरे धीरे छोटा होने लग गया तो क्या होगा। इस बड़े अजीब ख्याल आ रहे हैं उसके दिमाग में। सोच रहा है कि अगर फिश है वो बाइट नहीं करेगी तो क्या होगा, और वो सोचता है कि अगर ये जो विंड है ये काइट को फाड़ देगी, मतलब पतंग को अगर टीयर कर देगी तो क्या होगा, अगर एक वॉर स्टार्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाए तो क्या होगा। मतलब बहुत अजीब से इसके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं। अगर मेरी स्कूल बस लेट हो गई तो क्या होगा, और मेरे टीथ अगर ऐसे हो गए तो क्या होगा, और मेरी अगर पैंट फट गई पीछे से आगे से जहां से भी तो क्या होगा, और अगर मैं डांस करना नहीं सीखूंगा तो क्या होगा। मतलब बच्चा है अपनी कल्पनाएं किए जा रहा है, सोच रहा है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो देख लीजिए। एक तो देख लीजिए प्रेंस्ड मीन्स मूविंग, एग्जेगरेटेड उछल कूद करना। ये एक जैसे ये डियर हॉर्स वगैरह उछल कूद करते हैं वो वाला। लेकिन यहाँ पर जो ये जो थॉट्स, ये जो व्हाट इफ्स जो थे ये उस पोइट के दिमाग में उछल कूद कर रहे थे। फ्लंक, फ्लंक मीन्स फेल्ड द टेस्ट। और अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग मीन्स लाइटनिंग शॉक। और स्वेल, स्वेल मीन्स जो सूजन वगैरह आती है वो, यहाँ पर सूजन नहीं है। यहाँ पर उसके दिमाग में जो ये जो व्हाट इफ्स आ रहे थे ये बढ़ते ही जा रहे थे, इंक्रीज होते जा रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और इस चैप्टर का नाम है द बेनियन ट्री। और इसके जो राइटर है वो है रस्किन बॉन्ड। इसकी थीम्स देख लीजिए। एक तो है एडवेंचर और एक है वाइल्ड लाइफ। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें एक तो ये जो ऑथर है खुद रस्किन बॉन्ड, और उसके ग्रैंडफादर जिनकी एज लगभग 65 ईयर्स है। एक रामू नाम का एक करेक्टर है जिसके साथ ऑथर है वो स्विम करना चाहता है। एक मैना है, एक क्रो है, और एक स्क्वेरल है जो ऑथर की फर्स्ट फ्रेंड है। और यहाँ पर इसमें इस स्टोरी में एक मंगूस और स्नेक की फाइट भी दिखाई जाएगी। तो ये स्टोरी जो है ये देहरादून की है। इसकी रस्किन बॉन्ड की मोस्ट ऑफ द स्टोरीज देहरादून में ही लिखी गई है। देहरादून ही इसका प्लॉट है। और वहां पर क्या है कि एक बहुत ही बड़ा सा बेनियन ट्री इनके घर के जस्ट सामने। उस बेनियन ट्री के आसपास में ऊपर स्क्विरल, स्नेल्स, बटरफ्लाईज ये सब रहते हैं। और ट्री जो है बेनियन ट्री है वो बता रहा है कि इस घर से भी पुराना है, ग्रैंडफादर से भी पुराना है, और देहरादून के जितना मतलब पुराना है। अब ऑथर जो है उस बेनियन ट्री के ऊपर जब बैठ जाता है, जब रस्किन बॉन्ड बेनियन ट्री के ऊपर बैठ जाता है तो नीचे से उसको कोई नहीं देख पाता क्योंकि वो बहुत ही गहरा था। लेकिन ऊपर से वो सब कुछ देख पाता था। मतलब वो स्पाई, एक जासूसी करता था ऊपर से बैठ के। और वहां पर उसकी जो फर्स्ट फ्रेंड बनी वो थी स्क्वेरल, एक ग्रे स्क्वेरल। स्क्वेरल जो थी उसका इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई थी कि वो उसके हाथ से मोरसेल, मोरसेल मीन्स जो फूड के स्मॉल पीसेस होती है वो उसके हाथ से खाती थी। और उसके पॉकेट में जाके भी मतलब चेक करती थी कि और मोरसेल बचे हुए हैं या नहीं बचे हुए हैं।
और आगे देखिए कि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि वहां पर बेनिन ट्री पे रेड फिक्स आ जाते हैं। तब बहुत सारी बर्ड्स वहां आती है, बुलबुल, पैरट, मैना, क्रो वगैरह, ये सारी बर्ड्स वहां पर आ जाती है। और जब फिग सीजन होता है तब ये जो ट्री है, बेनिन ट्री है, ये नॉइजिएस्ट प्लेस होता है तब। और रस्किन बॉन्ड को बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था ही, तो इन्होंने अपनी दो चार बुक्स ले जाके ऊपर बेनिन ट्री के ऊपर रखी थी, वहां पर बैठ बैठ के ये उस बुक्स को पढ़ते थे। तो कौन कौन सी बुक्स है उनको देख लीजिए। एक तो है ट्रेजर आइलैंड, एक हकलबेरी फिन, और एक है द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलाइटल। अ ग्रैंड स्टैंड व्यू, मतलब ऊपर से वो आराम से एकदम देख रहा है, उस ट्री के ऊपर बैठ के उसको एकदम आराम से क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर व्यू। तो ग्रैंड स्टैंड व्यू क्या था? मंगूस और स्नेक के बीच की फाइट, ये एक ग्रैंड स्टैंड व्यू था। तो समर आफ्टरनून में क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा ब्लैक कोबरा होता है, वो कैक्टस प्लांट से बाहर निकल के आता है। और उधर से एक मंगूस भी आता है, वो बुशेस से बाहर निकल के आता है। और एक तो ये जो रस्किन बॉन्ड है ये देख रहा है इस फाइट को, और दो और लोग, ये तो मैना और एक क्रो, ये दोनों भी इस फाइट को देख रहे हैं। तो मैना और क्रो हैं, वो भी इस फाइट में मतलब पार्टिसिपेट, मतलब वो देखते हैं। और जब भी मंगूस उस स्नेक को कोई झपटा मारता है, तब वो जाकर उस स्नेक को चिढ़ाते हैं या फिर स्नेक को मतलब खाने की कोशिश करते हैं। तो ये दो बार तो ऐसा करते हैं। और तीसरी बार में क्या होता है, मैना और क्रो आपस में टकरा जाते हैं। और वो स्नेक, वो जो क्रो है वो स्नेक के पास में गिर जाता है, और वो संभल नहीं पाता है। तब स्नेक को वैसे तो गुस्सा आ ही रखा होता है, क्योंकि उसकी तो फाइट चल रही होती है मंगूस के साथ में। स्नेक क्या करता है, उसको स्ट्राइक कर देता है, और क्रो हाथों हाथ ऑन द स्पॉट मर जाता है। और फाइनली क्या होता है कि मंगूस ने उस स्नेक को, यूजुअली यही होता है, मंगूस ने उस स्नेक को मार दिया। और मैना ने मंगूस को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे से तुमने फाइट की और तुम जीत गए। तो इसकी जो ग्लॉस है इसमें काफी अच्छे खासे वर्ड्स दे रखे हैं, इसमें से वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, देख लीजिएगा। वर्टेब्रा मीन्स स्टेक, स्पाइन, और स्पाई, स्पाई मीन्स वॉच सीक्रेटली, ऊपर से जब वो देखता था ना। और रिसेंट, रिसेंट मीन्स डिसलाइक या फिर फील एंग्री, गुस्सा होना। एक रिसेंट ये भी होता है, RECENT, ये अलग है। ये तो मतलब रिसेंट मतलब अभी हाल ही का, और ये रिसेंट अलग है। कैटापुल्ट, कैटापुल्ट मीन्स गुलेल। और जो मॉर्सेल्स, मॉर्सेल्स मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ फूड। और डेल्विंग, डेल्विंग मीन्स गोइंग डीप इनटू, वो जो स्क्विरल जो थी, वो उस रस्किन बॉन्ड के हाथ से मॉर्सेल्स खाती थी, और उसके पॉकेट के अंदर भी चली जाती थी, मतलब गोइंग डीप इनटू। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग मीन्स डूइंग व्हाट यू वांट विदाउट लिसनिंग पीपल्स एडवाइस। लोग क्या करें भाड़ में जाए, मुझे, मैं तो वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। स्क्वेबलिंग, स्क्वेबलिंग मीन्स टू आर्ग्यू इन अ नॉइजी वॉइस, मतलब बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए बहस करना। क्रूड मीन्स सिंपल एंड बेसिक। प्रॉपिंग अप, प्रॉपिंग अप मीन्स लीनिंग, या फिर अगर हिंदी में बात करें तो संभलना, संभालना। और अ ग्रैंड स्टैंड व्यू, वाइड एंड क्लियर व्यू फ्रॉम द बेस्ट पोजीशन। वो रस्किन बॉन्ड ऊपर से बैठ के, उस बेनिन ट्री के ऊपर से बैठ के एकदम क्लियरली मंगूस और इसकी स्नेक की फाइट को देख रहा था। ड्राउजी मीन्स फीलिंग डिजी, एकदम सुस्त हो जाना। ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग मीन्स मूविंग स्मूथली, सरकना, ये स्नेक के लिए यूज किया गया है। और क्लम्प, क्लम्प मीन्स ग्रुप ऑफ बुशेस, जिसको झुरमुट बोलते हैं, मतलब झाड़ियों का झुरमुट। क्लियरिंग मीन्स एन ओपन स्पेस इन द फॉरेस्ट। फैंक्स, फैंक्स होते हैं स्नेक के टीथ। और डेफियंस मीन्स रिबेलियन या फिर रेजिस्टेंस, मतलब बात नहीं मानना या फिर कुछ उल्टा करना, अलग करना। डार्ट, डार्ट मीन्स मूविंग क्विकली। कॉम्बेटेंट्स, कॉम्बेटेंट्स मीन्स फाइटिंग पार्टिसिपेंट, इसमें यहाँ पर ये मंगूस और ये जो स्नेक है ये कॉम्बेटेंट्स हैं, मतलब योद्धा, मतलब ये युद्ध कर रहे हैं, ये अपनी फाइट कर रहे हैं। मैस्मराइज, मैस्मराइज मीन्स मैजिकली परसुएड, मीन्स राजी कर लेना। और अ फाल्स मूव, एन
अनवाइज एक्शन, वो जो मंगूस जो होता है वो स्नेक को बहला मतलब बहला फुसला के ऐसे यूं कोई फॉल्स मूव करने के लिए राजी कर लेता है और फिर एकदम से उसके ऊपर अटैक कर लेता है। हर्ल्ड, हर्ल्ड मीन्स थ्रो समथिंग with force. Glisterned means shown, or whipped back means moved back, और snout the nose and mouth of animal, जो एनिमल का जो आगे वाला जो नोज और माउथ वाला जो पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं स्नाउट। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हमने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी समरी थी उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम क्लास 7 की जो बुक है उसकी एनसीईआरटी समरी लेकर बहुत जल्द आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।